जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वर्ष 1957 से 1970 तक संचालित विभिन्न परीक्षाओं की अंकसूची संबंधी अभिलेखों का कागज पुराने होने से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं एवं जिनका वर्तमान में आवश्यकता व उपयोग न होने के कारण उनकी विनिष्टीकरण की जा रही है। इसलिए यदि किसी को उल्लेखित अवधि के विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित प्रतिलिपि, प्रमाण पत्र, प्रतिलिपि अंकसूची, प्रोविजनल प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट्स का अंग्रेजी अनुवाद आदि की आवश्यकता हो तो 3 माह के अंदर मंडल कार्यालय को आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। 3 माह के पश्चात इन सभी अभिलेखों को विनिष्ट कर दिया जाएगा एवं अभिलेख विनिष्टीकृत हो जाने के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। बैयर रोड नवेगांव बाईपास सड़क पर गुरुवार की दोपहर हुए एक सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक का नाम वार्ड नंबर 4 बैयर रोड निवासी 22 वर्षीय शाहिल खान बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे शाहिल नवेगांव बाईपास से कहीं जा रहा था। उसी दरमियान किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठोस मार दिया और मौके से फरार हो गया। जहां अज्ञात वाहन की ठोस से शाहिल सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया, जिसे साहिल के परिचितों ने देख लिया और परिजनों को सूचना देकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वारासोनी नगर के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर व्यापारी संघ के द्वारा गुरुवार को तहसीलदार राजेंद्र टेकाम को ज्ञापन सौंपकर बाहरी लोगों के द्वारा जो अवसरवादी दुकान लगाई जाती है उस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसमें संघ के सदस्यों ने बताया कि नगर के गांधी बाल उद्यान के सामने कुछ दिन पूर्व ही कुछ बाहरी लोग जो अवसरवादी तरीके से नगर में व्यापार करने आए हैं, क्योंकि अभी शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में अलमारी, सोफा, वुडन काउंटर सहित अन्य फर्नीचरों के सामान दुकान के रोड किनारे लगाकर व्यापार किया जा रहा है। इसका विरोध किया गया। हमारी मांग सीधी सी ये है कि गांधी बाल उद्यान के सामने कुछ बाहरी लोग जो है वो अपना कुछ फर्नीचर के जो उत्पाद है, जैसे अलमारी हो गई, सोफ़ा, ड्रेसिंग वगैरह, ये लेकर के वहाँ पे जो है अपनी एक दुकान इन्होंने लगाया हुआ है। और सीधे तौर पे मैं यही बोलूँगा, ये अवसरवादी लोग हैं, क्योंकि सभी जानते हैं शादियों का मौसम है और सभी ग्रामीण के लोग और शहरी लोग जो है वो ख़रीदने के लिए मार्केट में आते हैं। तो ये अवसरवादी लोग हैं, अपना काम करेंगे, शादी के मौसम में माल बेचेंगे और यहाँ से पलायन कर जाएंगे और बाद में सर्विस के नाम पे जो है वो धोखाधड़ी होगी सीधे ग्राहक के साथ। तो हम लोग यही ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हम लोग जो है पूरा साल भर हम लोग पूरे मार्केट को सहायता देते हैं। आपदा में भी हम लोग का जो है वो सहयोग रहा, टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो बाहरी लोग यहाँ पे आकर के जो है व्यापार ना करें और सीधे तौर पे सर्विस ना देने के कारण मार्केट जो है वारासोनी व्यापार का जो है वो नाम खराब करेंगे चारों ओर। वारासोनी थाना के अंतर्गत 17 वर्षीय लड़की के साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में वारासोनी पुलिस ने गुरुवार को प्रशांत राउत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी 17 वर्षीय लड़की की गांव की मंडई थी, जहां पर प्रशांत राउत झालीवाड़ा निवासी ने वर्ष 2020 में अपना झूला लगाया था। इस दौरान पीड़िता से पहचान होने पर उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था, जिस पर लड़की के द्वारा घटना की जानकारी अपने परिवार के लोगों को दी गई, जिन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने प्रार्थी 17 वर्षीय लड़की की रिपोर्ट पर प्रशांत राउत के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376, 376(2)N 506, पास्को एक्ट की धारा 5L6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया और आरोपी की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी। बुधवार की शाम को पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि प्रशांत गांव में है, जिस पर पुलिस ने प्रशांत को गांव से गिरफ्तार कर गुरुवार को विद्यमान न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया है। भिंड जिले के गौहर तहसील में 11 से 14 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में बालाघाट की टीम ने जीत का परचम लहराते हुए प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है।
जहां बालाघाट की टीम ने टीकमगढ़, सतना, विदिशा, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसी टीमों को पराजित कर टूर्नामेंट का खिताब न सिर्फ बालाघाट जिले के नाम करवाया बल्कि अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए पूरे बालाघाट जिले का नाम रोशन किया है। भिंड जिले के गौहर तहसील में आयोजित इस राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में लगातार 8 मैच जीते, जिसमें टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बालाघाट की टीम के लोकेश गजामे को घोषित किया गया। साथ ही टूर्नामेंट के बेस्ट कैचर भी बालाघाट की टीम के खाते में आया है। बालाघाट टीम को मिली इस उपलब्धि पर टीम बालाघाट पहुंचने पर फूल मालाएं और मिठाई खिलाकर उन खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। इस दौरान टीम की जीत पर मध्य प्रदेश राज्य कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष और कबड्डी संघ बालाघाट के द्वारा बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की गई। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 6 जनवरी 2022 को विकासखंड बैयर, परसवाड़ा, बारासिवनी एवं खैलांजी के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के चौथे दिन 16 दिसंबर को पंच के लिए विकासखंड बैयर से 3, परसवाड़ा से 4, वारासिवनी से 5, खैलांजी से 8, लांजी से 3, किरनापुर से 10 एवं विकासखंड कटंगी से 8 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। इसी प्रकार सरपंच पद के लिए विकासखंड बैयर से 1, वारासिवनी से 4, खैलांजी से 4, लांजी से 1, किरनापुर से 9 एवं विकासखंड कटंगी से 5 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। इस प्रकार 16 दिसंबर को पंच पद के लिए 41 एवं सरपंच पद के लिए 24 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2021 रखी गई है। नाम निर्देशन पत्र निर्धारित दिनों में प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों के द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच 22 दिसंबर 2021 को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 23 दिसंबर 2021 को अपराह्न 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 23 दिसंबर 2021 को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। बचत बैंक एवं बीमा व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को नगर के नूतन कला निकेतन में डाक विभाग के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह नवंबर 21 तक बचत बैंक, सुकन्या समृद्धि योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सर्वाधिक खाते खोलने वाले डाकघर के कर्मचारी एवं बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेल्स फोर्स और डायरेक्टर बीमा अभिकर्ताओं को सम्मानित किया गया। जो सवाल आप लोगों के दिमाग में उठना चाहिए वो ये है कि इन अभियान की जरूरत क्यों है। हम लोग अधिकांश लोग जीटीएस हैं या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज हैं या ऑफिसर्स हैं। हम लोग पहले भी नौकरी कर रहे थे, आज भी नौकरी कर रहे हैं। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि हमें ये सभी मिलना चाह रहे हैं और क्यों हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं चीजों के बारे में। तो शुरुआत हम ऐसे करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो रहा है इंडिया पोस्ट, लगभग आप सभी जानते हैं 150 वर्ष से पुराना है। रेलवे इस चक्कर का डिपार्टमेंट पुराना है, बाकी कोई डिपार्टमेंट इतना पुराना नहीं है जितना हमारा पुराना डिपार्टमेंट है। बीएसएनएल हमसे बहुत बाद में बना है। बीएसएनएल आप बता दीजिए या डीओटी मान लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। यानी बीएसएनएल का उदाहरण अक्सर लेता हूं जब बातचीत करता हूं। अगर आपने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला तो समय आपको बदल देगा। ये बहुत पुरानी कहावत है और ये आपके सामने उदाहरण है। बीएसएनएल एक जीता जाता उदाहरण जो हमारा जनरली हर जगह पड़ोसी है। हमारा एक सिस्टर डिपार्टमेंट होता था जैसे मैंने में। आज की तारीख में स्थिति क्या है आप जानते हैं। सैलरीज ओवरड्यू होती है और अभी हम पिछले दिनों एक देख रहे थे भावनगर में उन्होंने अपने कुछ कॉलोनीज को बेचने की उन्होंने प्रपोजल मांगे। 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे की पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ सहित कांग्रेस के अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनों ने किरनापुर सोनपुर स्थित लिखीराम कावरे स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताया कि स्वर्गीय लिखीराम जी कावरे की 22वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने पुत्र सांसद नकुलनाथ के साथ सुबह 10:47 पर विशेष हेलीकॉप्टर से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर के प्रांगण में बनाए गए हेलीपैड में पहुंचे, जहां उनकी अगवानी लांजी विधायक हिना कावरे, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पुष्पा बिसेन सहित जिले के अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों के द्वारा की गई।
सीएम कमलनाथ, उनके पुत्र नकुलनाथ ने स्वर्गीय लिखीराम जी कावरे को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात समाधि स्थल पर ही स्वर्गीय कावरे के फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बताया कि लिखीराम कावरे जी हमारे साथ होते तो मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ और ही होता। सरल स्वभाव के लिखीराम कावरे एक ऐसे व्यक्ति है जो बालाघाट के कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के लिए उदाहरण है। उनके ना रहने से मुझे तो क्षति पहुंची। अभी मैं फोटो एग्जीबिशन देख रहा था और उनके साथ देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। समय की आज्ञा हुई जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। रोशनी देने के लिए, ताकत देने के लिए ये ऊपर पद से नीचे आकर यहाँ के मुख्यमंत्री का पद निभाया और आज भी वो अखिल भारतीय कांग्रेस के हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बहुत कठिन समय। ये आज प्रदेश की तस्वीर है और मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर कि ये तस्वीर देख के सच्चाई का साथ। बालाघाट में नक्सली हमले हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, बिल्कुल समाप्त हुए थे, अब फिर से एक नई शुरुआत हुई है और इसमें सरकार कुछ कठोर कदम उठाने को तैयार है। सर, भाजपा की सरकार में कांग्रेसियों पे उठने जो है मामले दर्ज हो रहे, विषय पे भी हुआ। इनके पास बचा क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? केवल पुलिस और पैसा। देश का हर वर्ग परेशान है, हमारा किसान दुखी, नौजवान भटक रहा है, छोटा व्यापारी दुखी। ये आज प्रदेश की तस्वीर है और मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर कि ये तस्वीर देख के सच्चाई का साथ देंगे। हमले सब जगह हो रहे हैं, बालाघाट में नक्सली हमले हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, बिल्कुल समाप्त हो गए थे, अब फिर से एक नई शुरुआत हुई है और इसमें सरकार कुछ कठोर कदम उठाने को तैयार है। नगरपालिका बालाघाट स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर चिंतित है और स्वच्छता सर्वेक्षण में बालाघाट नगरपालिका को भी अच्छा स्थान मिले, इसके लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगरपालिका बालाघाट के सभागार में सीएमओ के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारी समेत स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़े सुपरवाइजरों को बुलाकर बैठक ली गई, जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया कि वे स्वच्छता कार्य पर विशेष ध्यान दें, कहीं भी गंदगी का वातावरण निर्मित न होने दें। बैठक के दौरान नगरपालिका सीएमओ सतीश मर्सेनिया ने स्वच्छता कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी ली कि उन्हें मैदानी स्तर पर कोई समस्या तो नहीं आ रही। श्री मर्सेनिया ने यह भी कहा कि संभवतः स्वच्छता सर्वेक्षण का आकलन करने के लिए बाहर से टीम जनवरी माह के अंतिम तक बालाघाट पहुंच सकती है और टीम के अधिकारी शहर में भ्रमण तो ही करेंगे ही, साथ ही वे वार्डों में जाकर लोगों से चर्चा भी करेंगे। इसलिए जनता को जागरूक होना अति आवश्यक है। वार्ड में जो कर्मचारी नियुक्त है वे अपने अपने वार्डों में लोगों से बात करें और जनता को जानकारी दे कि गीला कचरा, सूखा कचरा वाहन में किस प्रकार डाला जाता है तथा नगर पालिका स्वच्छता को लेकर ध्यान दे रही है या नहीं, इस पर जनता क्या कह रही है, इसकी पूरी जानकारी नगर पालिका के अमले को होनी चाहिए। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण कर रही है। वहीं शीतकालीन सत्र में 2 राष्ट्रीयकृत बैंक के निजीकरण करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसके विरोध में यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के बैनर तले विभिन्न बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों ने गुरुवार को 2 दिन से हड़ताल शुरू कर दी है। बैंक अधिकारियों कर्मचारियों के 9 संगठनों के द्वारा यह हड़ताल शुरू की गई है। हड़ताल का बालाघाट जिले में व्यापक असर देखा गया, जहां हड़ताल के चलते बालाघाट जिले के 350 ब्रांच में ताले लटके नजर आए। वहीं बैंकिंग कार्य के लिए बैंक पहुंचने वाले ग्राहकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंकों के निजीकरण के विरोध में विभिन्न बैंक के कर्मचारी गुरुवार की सुबह गोंदिया रोड स्थित सेंट्रल बैंक में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बैंकों के किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। वहीं उन्होंने बैंकों के निजीकरण के नुकसान बताते हुए उन्होंने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 को वापस ले जाने का आग्रह किया। इस दौरान हड़ताल पर गए अधिकारियों कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार इस 2 दिवसीय हड़ताल के बाद भी बैंक संगठनों की इस मांग को पूरा नहीं करती है तो बैंकों का निजीकरण नहीं रोका जाता है, तो समस्त संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बैंकों में ताले जड़कर सभी अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बैंकों की हड़ताल चल रही, किस प्रकार की हड़ताल है, कितनी बैंक बंद रहेंगे और कब तक रहेंगे?
सर अभी आज जो है हम लोगों ने 2 दिन की हड़ताल का जो है सारे देश में आयोजन किया गया है और ये हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हो रही है, जिसमें जो है हमारी 9 यूनियन शामिल हैं और सारे देश में 2 दिवसीय हड़ताल हम बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर रहे हैं। इसके पूर्व भी हड़ताल की गई थी लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। हाँ नहीं, हल तो निकला था पहले, जैसे गवर्नमेंट ने बंद करने के लिए बोला था, लेकिन अभी जब बजट हुआ था तो उसमें जो है उनका जो है प्राइवेटाइजेशन अभी फ़िलहाल में रोक दिया गया है। और अभी हम लोग फिर से जो है, जब सरकार ने अभी पुनः जो है इस पर संसद सत्र में इसको जो है बंद करने के लिए पुनः जो है बिल लाने वाली है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। जिले में लगभग कितनी बैंकें अभी इससे प्रभावित होगी? जिले की लगभग सारी, यहाँ पर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में अगर अपन देखें तो 350 के आसपास ब्रांचेस हैं और ये सभी ब्रांचेस बंद रहेंगे। इससे कम से कम जो है 30 से 40 करोड़ रुपये प्रतिदिन का जो है बिजनेस का नुकसान होने वाला है। इसका हमें खेद है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि सरकार जो है बार बार जो है बैंकों का निजीकरण के लिए जो है नया बिल लाना चाहती है और जो सरकारी बैंक है उनको ख़त्म कर देना चाहिए। अभी कौन कौन से बैंकों का निजीकरण की बात चल रही है? अभी तो 2 सेंट्रल बैंक का है और जो बैंक ऑफ इंडिया का जो है निजीकरण करने के लिए कह रहा है। इसी तरह लालबारा नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक व सेंट्रल बैंक के कर्मचारी 16 दिसंबर से राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते बैंक में ताला जड़ा रहा। बैंक बंद होने के कारण क्षेत्र से पहुंचे भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक सहित अन्य शासकीय बैंकों के उपभोक्ता जब बैंक पर रुपए निकालने, जमा करने, पेंशन की राशि निकालने व बैंक पासबुक एंट्री करवाने, खाते खुलवाने सहित अन्य बैंकिंग कार्यों के लिए बैंक पहुंचे तो बैंकों में ताला लगा पाया गया, किंतु हड़ताल पर चले जाने संबंधित किसी प्रकार की सूचना नहीं लगाई गई थी, जिससे बैंकिंग उपभोक्ताओं को बिना कार्य निपटाए बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। मैं आज बैंक में मेरा एक तो आज साल भर पहले मैंने एक अकाउंट खुलाया था, उसका एटीएम आज तक मेरे को नहीं मिला है और पैसे भी निकालना था, तो जहाँ तक देखा तो बैंक बंद है, कोई सूचना का बोर्ड भी नहीं है, सरकार की चीज़ बंद रहेगा, अवकाश रहेगा हड़ताल में जाने, और बहुत से लोग भी यहाँ से बेरंग लौट रहे हैं। शाम से आए थे बैंक में खाता खुलवाने के लिए आए, तो यहाँ क्या पाया आपने? बैंक बंद है, इसलिए इसकी वजह से क्या आना जाना में दिक्कत होती है। कल भी आए थे, कल तो थोड़ी देर चालू रहा फिर बंद हो गया। बंद हो गया तो जानकारी नहीं थी आपको कि बंद रहेगा? नहीं मालूम नहीं था कि आज बंद रहेगा, फिर आज आए हैं आप लोग? इसलिए आए तो आज ही बंद रहेगा। आज भी कोई नोटिस बोर्ड टंगा नहीं के नहीं कारण बंद रहेगी? नहीं टंगा, किसके लिए बंद हुआ मैं नहीं, अभी बहुत से लोग भी यहाँ से वापस गए। गलत है, अचानक बिना सूचना दिए? बिना सूचना दिए बंद किए, गलत है। ऐसा नहीं, आना जाना मतलब सूचना हो जाता तो आने जाने की दिक्कत नहीं होती। एक दिन पहले सूचना टाइम देना चाहिए, कल बंद हो जाएगी। अचानक बंद कर दी और फिर दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? समनापुर से चरेगांव रेलवे स्टेशन के बीच आने वाले टिटवा स्टेशन में गोंदिया की तरफ से जबलपुर की ओर कोयला भरकर जा रही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। ऐसी जानकारी मिलते ही बालाघाट, गोंदिया, नैनपुर, समनापुर और लामता की टीम राहत बचाव दल के साथ टिटवा स्टेशन पर पहुंची, जहां पहुंचकर पता चला कि यहां कोई हादसा नहीं बल्कि अधिकारियों के द्वारा उनकी परीक्षा लेने के लिए मॉक ड्रिल की गई। दरअसल उच्च अधिकारियों ने मॉक ड्रिल के लिए स्वयं अफवाह उड़ाई थी कि समनापुर से चरेगांव के बीच टिटवा स्टेशन के पास इंजन क्रमांक PJ-PBB 27448 मालगाड़ी जो कोयला लेकर समनापुर के रास्ते जबलपुर की ओर रवाना हुई थी, वह मालगाड़ी समनापुर चरेगांव स्टेशन के बीच आने वाले टिटवा स्टेशन के पास पटरी से उतर गई है और इस हादसे में 4 लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा रेलवे कर्मचारियों की परीक्षा ली गई कि अगर रेलवे में कोई बड़ा हादसा होता है तो रेलवे कर्मचारी कितनी देर में घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं और उनकी ड्यूटी परेड में है या नहीं। नहीं, एक्चुअल में ये एक मॉक ड्रिल था और ये लगभग हर सेक्शन में ऐसा मॉक ड्रिल किया जाता है। एक्चुअल में ये कार्यकुशलता परखी जाती है रेलवे कर्मचारियों की, उससे संबंधित अधिकारियों की। तो एक्चुअल में एक मॉक ड्रिल था, ड्रिलमेंट वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पे। अच्छा, तो कौन आए थे? यहाँ पे सेफ्टी अफसर इन्वॉल्व रहते हैं और उन्हीं के द्वारा मतलब सूचना दी जाती है कि भाई फला जगह में एक्चुअल में ड्रिलमेंट हुआ है।
अगर ऐसे नहीं कहा जाएगा तो लोग फिर मतलब आएंगे नहीं। अच्छा, लगभग कितने देर तक मालगाड़ी यहाँ पे रुकी रही है? लगभग है, हम लोगों को सूचना मिली थी करीब 2 बजे और ये ट्रेन गई है 15:20 में, करीब 1 घंटा 20 मिनट ट्रेन खड़ी रही। वही मॉक ड्रिल चेक। कौन चेक करने आया था? PWI ही रहता है, मैं PWI हूँ। हम लोग आते हैं देखते हैं, तो जब आए देखे तो ऐसी मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग सभी विभाग अपने समय के सभी विभाग मतलब अधिकारी में कौन थे? अधिकारियों में तो मैं ही था PWI में। अच्छा, सीनियर DSO वगैरह भी थे यहाँ पे। यानी मॉक ड्रिल सफल रही? हाँ, जी कहेंगे।